गुड मॉर्निंग सभी को। आज हम पढ़ेंगे यूरोप में समाजशास्त्र के आरंभ और विकास को क्यों पढ़ना चाहिए। तो देखिए, समाजशास्त्र के अधिकांश मुद्दे एवं सरोकार भी उस समय की बात करते हैं जब यूरोपियन समाज 18वीं और 19वीं शताब्दी में औद्योगिकरण और पूंजीवाद के आगमन के कारण भयंकर रूप से परिवर्तन की चपेट में था। बहुत से मुद्दे जो उस समय प्राय उठते थे, उदाहरण के लिए नगरीकरण का या कारखानों के उत्पादन, सभी आधुनिक समाजों के लिए प्रासंगिक थे। यद्यपि उनकी कुछ विशेषताएं थोड़ी अलग हो सकती है। वास्तव में भारतीय समाज अपने औपनिवेशिक अतीत और अविश्वसनीय विविधता के कारण भिन्न है। भारत का समाजशास्त्र इसको दर्शाता है। यदि ऐसा है तो उस समय के यूरोपियों पर ध्यान केंद्रित क्यों किया जाए, वहाँ से शुरुआत करना क्यों प्रासंगिक है? जवाब अपेक्षाकृत आसान है, क्योंकि भारतीय होने के नाते हमारा अतीत अंग्रेजी पूंजीवाद और उपनिवेशवाद के इतिहास से गहरे जुड़ा हुआ है। पश्चिम में पूंजीवाद विश्वव्यापी विस्तार पाता गया और नीचे दिया गया एक बॉक्स है जिसमें पूंजीवाद को बताया भी गया है कि किस प्रकार पश्चिमी पूंजीवाद ने दो छोरों पर संसार को प्रभावित किया था। आर के लक्ष्मण द्वारा प्रस्तुत मॉरिशस का यात्रा विवरण हमें बीते हुए औपनिवेशिक और वैश्विक अतीत की याद दिलाता है। ये मॉरिशस की घटना उन्होंने बताई है कि यहाँ अफ्रीका और चीनी, बिहारी और डच, फारसी और तमिल, अरबी और फ्रांसीसी और अंग्रेज सब एक दूसरे के साथ घुल मिल कर रहते हैं। उदाहरण के लिए एक तमिल जिसका भ्रामक सा दक्षिण भारतीय चेहरा था और एक लुभावना सा नाम भी था, राधा कृष्णन गोविंदन, सचमुच मद्रास से था। मैंने उसे तमिल में बात की। उसने मुझे फ्रेंच मिस्री टूटी फूटी इंग्लिश में कठिनाई से जवाब देकर आश्चर्यचकित कर दिया। श्रीमान गोविंदन को तमिल का ज्ञान बिल्कुल नहीं था और उनकी जिह्वा ने तमिल का उच्चारण करना शताब्दियों पहले बंद कर दिया था। इसके बाद देखेंगे भारत में समाजशास्त्र का विकास किस तरीके से हुआ। तो उपनिवेशवाद आधुनिक पूंजीवाद एवं औद्योगिकरण का आवश्यक हिस्सा था। इसलिए पश्चिमी समाजशास्त्रियों का पूंजीवाद एवं आधुनिक समाज के अन्य पक्षों पर लिखित दस्तावेज भारत में हो रहे सामाजिक परिवर्तनों को समझने के लिए सर्वथा प्रासंगिक है। फिर भी जब हम शहरीकरण के संदर्भ में देखते हैं, उपनिवेशवाद में ये तथ्य निहित है कि आवश्यक नहीं है कि औद्योगिकरण का असर भारत में भी उतना ही था जितना पश्चिम में। कार्ल मार्क्स ने जो ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रभाव को लेकर की गई टिप्पणियां, उनको असमानता से उजागर किया है। भारत में जो पिछले काफ़ी समय से विश्व की एक महान कपास उत्पादक कार्यशाला थी, अब इंग्लिश दागों और सूती सामान से भरा पड़ा था। इसके अपने उत्पादन को इंग्लैंड से बाहर निकालकर अथवा अत्यंत निर्मम शर्तों पर स्वीकार करके अंग्रेज उत्पादकों को उनके उत्पादन पर केवल थोड़ा और नाम मात्र शुल्क लगाकर भारी मात्रा में यहाँ लाकर स्वदेशी वस्त्र उद्योग को बर्बाद कर दिया गया था, जो कभी कभी यहाँ की शान हुआ करता था। ये कार्ल मार्क्स ने बताया। भारत में समाजवाद को भारतीय समाज के बारे में पश्चिमी लेखकों द्वारा लिखित दस्तावेजों और विचारों से भी जूझना पड़ता था, जो हमेशा सही नहीं होते थे। ये विचार अंग्रेज औपनिवेशिक अधिकारियों और पश्चिमी विद्वानों दोनों द्वारा व्यक्त किए गए थे। उनमें से बहुतों के लिए भारतीय समाज पाश्चात्य समाज के एकदम विपरीत था। हम यहाँ केवल एक उदाहरण देते हैं कि एक भारतीय गांव को किस तरह से समझाया गया है और अपरिवर्तनीय रूप में चित्रित किया गया है। समकालीन व विक्टोरिया कालीन जो विकास है उसके विचारों में सहमति रखते हुए पाश्चात्य लेखकों ने भारतीय गांव को अवशेष के रूप में देखा, जिसे समाज की शेषावस्था कहा गया था। उन्होंने 19वीं शताब्दी के भारत में यूरोपियन समाज का अतीत देखा। औपनिवेशिक विरासत वाले देशों जैसे भारत में एक दूसरा साक्ष्य यह था कि यहाँ समाजशास्त्र और सामाजिक मानव विज्ञान में प्राय अंतर किया जाता था। एक स्तरीय पाश्चात्य पाठ्य पुस्तक में समाजशास्त्र की परिभाषा है मानव समूह और समाजों का अध्ययन, जिसमें औद्योगिकृत विश्व के विश्लेषण पर पर्याप्त बल दिया गया।
सामाजिक मानव विज्ञान की एक स्तरीय पाश्चात्य परिभाषा इस प्रकार होगी। गैर पश्चिमी साधारण समाजों अर्थात दूसरी संस्कृतियों का अध्ययन। भारत में किस्सा सर्वथा अलग है। एम.एन. श्रीनिवासन इसका काका इस प्रकार खींचते हैं। तो एम.एन. श्रीनिवासन ने क्या बताया कि भारत जैसे देश में इसके आकार और विभिन्नता के चलते क्षेत्रीय, भाषाई, धार्मिक, पंथ संबंधी, सजातीय तथा ग्रामीण और शहरी इलाकों के बीच असंख्य दूसरे हैं। ऐसी संस्कृति और समाज में जैसा कि भारत में है, दूसरे से आमना सामना वास्तव में आसपास या पड़ोस में ही हो जाता है। भारत में इससे भी आगे सामाजिक मानव विज्ञान, जिसमें पहले आदिम लोगों के अध्ययन ने स्थान ले रखा था, धीरे धीरे बदलकर किसानों, सजातीय समूहों, सामाजिक वर्गों, प्राचीन सभ्यताओं के विभिन्न पक्षों और विशेषताओं एवं आधुनिक औद्योगिक समाजों के अध्ययन पर आ गया था। भारत में समाजशास्त्र एवं सामाजिक मानव विज्ञान के बीच कोई स्पष्ट विभाजक रेखा नहीं है, जो कि बहुत सारे पाश्चात्य देशों में इन दोनों विषयों की एक विशेषता के रूप में मौजूद है। शायद भारत में पाई जाने वाली आधुनिक एवं ग्रामीण और महानगरीय और परंपरागत अति विभिन्नता की इसकी वजह है, अर्थात इसके कारण ये विभिन्नता पाई जाती है। समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र एवं अन्य सामाजिक विज्ञानों में जो इनका संबंध है वो किस तरीके से है, तो समाजशास्त्री अध्ययन का विषय क्षेत्र काफ़ी व्यापक है। यह है एक दुकानदार और ग्राहक के बीच, एक अध्यापक और एक विद्यार्थी के बीच, दो मित्रों के बीच अथवा परिवार के सदस्यों के बीच की अंतःक्रिया के विश्लेषण को अपना केंद्र बिंदु बना सकता है। इसी प्रकार ये राष्ट्रीय मुद्दों जैसे बेरोजगारी या जातीय संघर्ष या राज्य की नीतियों का जनजातियों की वानिकी संसाधनों पर अधिकार के प्रभाव या ग्रामीण कर्जों को अपना केंद्र बिंदु बना सकता है। अथवा वैश्विक सामाजिक प्रक्रियाएं जैसे एक लचीले श्रम कानूनों का श्रमिक वर्ग पर प्रभाव या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का नौजवानों पर प्रभाव या विदेशी विश्वविद्यालयों के आगमन का देश की शिक्षा प्रणाली पर प्रभाव की जांच कर सकता है। इस प्रकार समाजशास्त्र विषय इससे परिभाषित नहीं होता कि वह क्या अध्ययन करता है, बल्कि इससे परिभाषित होता है कि वह एक चयनित क्षेत्र का अध्ययन कैसे करता है। ये देखेंगे अपन, देखिए चर्चा, ये इतिहास, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान एवं अर्थशास्त्र, फैशन, कपड़ों, बाजारों और शहरों की गलियों का अध्ययन कैसे करेंगे। देखिए अलग अलग तरीके से दिखाया गया है। समाजशास्त्र सामाजिक विज्ञानों के समूह का एक हिस्सा है, जिसमें मानव विज्ञान, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, मनोविज्ञान एवं इतिहास शामिल है। विभिन्न सामाजिक विज्ञानों में विभाजन एकदम सुस्पष्ट नहीं है और सभी में कुछ हद तक साझी रुचियाँ, संकल्पनाएं एवं पद्धतियाँ है। इसलिए ये समझा जाना जरूरी है कि कुछ विषयों में पृथकता कुछ हद तक स्वैच्छिक है और इसका कठोरता से पालन नहीं होना चाहिए। सामाजिक विज्ञानों को अलग अलग इस अंतरों को अतिरंजित करना और समानताओं पर आवरण चढ़ाने जैसा होगा। इससे भी बढ़कर नारी अधिकारवादी सिद्धांतों ने अंतःविषयक उपागम की अत्यधिक आवश्यकता को दिखाया। उदाहरण के लिए एक राजनीतिक विज्ञानी या अर्थशास्त्री लिंगों की भूमिका और उनके राजनीति पर प्रभाव अथवा परिवार के समाजशास्त्र के बगैर अर्थव्यवस्था या लिंग पर आधारित श्रम विभाजन का अध्ययन कैसे करेगा। समाजशास्त्र एवं अर्थशास्त्र को हम कल की क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है।